यस। इकोनॉमिक्स क्या है? आज के क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आई है, क्या क्या इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, वो सब। ये वीडियो आपका 2 या 3 पार्ट्स के अंदर बनेगी, तो इसका ध्यान रखना। ये फर्स्ट पार्ट होगा आपका। ओके। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी है जिसके अंदर आप ये पढ़ते हो कि एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस और गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड कर सकती है। अब मेरे पास 2 की टर्म्स आई है। एक है लिमिटेड रिसोर्सेस, कि मेरे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। इकोनॉमी के अंदर हमेशा रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण ही मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं 3 चीज देखती हूँ: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट गुड्स आर टू प्रोड्यूस। 2 तरीके की गुड्स होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर गुड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस में गुड्स को प्रोड्यूस करने के मेथड आते हैं, आप गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करोगे। एक होता है लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स एंड अनदर इज कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स के अंदर है कि आप लेबर्स का यूज करोगे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं पे कैपिटल इंसेंटिव का मतलब है कि आप मशीनरी का यूज करोगे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देन लास्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में आपको डिसाइड करना होता है आप किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हो, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ये तीनों आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। ये 3 प्रॉब्लम होती है हमारी हर इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए हमारी इकोनॉमिक अराइज होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो प्रॉब्लम जो हर टाइप की इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गॉट इट? तो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे सेटिस्फाइड करता है, मैक्सिमम वो कैसे अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, मैक्सिमम वो गेन ले सकता है उसी लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ। इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं प्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपका कैसे होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी के बेस पे ही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आई है। मेनली इकोनॉमिक्स आपकी 2 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। एक है मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज माई मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरा फोकस होता है कि मैं इंडिविजुअली कंज्यूमर और बिजनेस क्या एनालाइज करते हैं, कितनी डिमांड एंड सप्लाई होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके स्मॉल लेवल पे होती है, जहां पे आप एनालाइज करते हो, आप देखते हो एक कंज्यूमर और एक बिजनेस कैसे डिमांड एंड सप्लाई करता है, उसके बेसिस पे कैसे आपका डिमांड इफेक्ट करता है, क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मार्केट स्ट्रक्चर लाइक आपने ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, मोनोपोली के बारे में पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है एंड ऑल। ये सब है हमारी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल की स्टडी करने के लिए यूज करती हूँ। ब्रॉडर लेवल की स्टडी मतलब कि जैसे हम यहाँ पे इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, वहीं पे मैक्रो के अंदर मैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में देखता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता हूँ। आपको सबसे मेन टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ये सब भी अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। मेन टॉपिक जो होगा वो होगा आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के पहले आपको टेरिटरी के बारे में पढ़ना है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इनकम कितनी तरीके की होती है, कौन सी इनकम आपकी नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। इन्फ्लेशन भी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो सब। तो चलिए वन बाय वन मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसा नाम से ही बताता है कि टोटल गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस होगी मेरी कंट्री के अंदर, उस सबका सम होता है मेरा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टॉपिक ही हमारा स्टार्ट होगा।
सेकंड है मेरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई कितनी हो रही है, जनरल प्राइस लेवल कितना हो रहा है। इन्फ्लेशन भी आपके दो टाइप्स में डिवाइड होगा, इन्फ्लेशन की थ्योरीज भी आती हैं। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी है, ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, क्या काम होता है, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। दो मेजर आते हैं, एक क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव, इसके बारे में भी आज की क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अब नेशनल इनकम स्टार्ट हो रहा है, तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखो कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है, पैसा हमारे पास है, हमेशा मेरे पास वो पैसा नहीं रहेगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा। आज मेरे पास है, मैं प्रोड्यूस करूँ, आज मेरे पास है, मैं सेल आउट कर, मैं कुछ परचेज करूंगा, वो पैसा किसी और के पास चला जाएगा। तो देखो, सर्कुलर फ्लो जो आपको पढ़ना है वो दो सेक्टर का पढ़ना है। दो सेक्टर में एक आएगा आपका हाउस होल्ड, एक आएगा आपका फर्म। सबसे पहले क्या देता है, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को अपनी सर्विसेज देता है, जिसको नाम दिया गया है फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा। यहां से क्या हो गया, जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी तो आपका फर्स्ट फ्रेज स्टार्ट हो गया, जिसको कहा जाता है जनरेशन फ्रेज। क्या है, जनरेशन फ्रेज। अब एक महीना ज्यादातर एक महीने का टाइम पीरियड होता है। एक महीना कंप्लीट होने के बाद फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। उसने जो सर्विसेज दी है उसके बदले में फर्म पेमेंट करेगा किसको, हाउस होल्ड को। इसको कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। ये आपका सेकंड फ्रेज है, जिसको कहा जाता है इनकम फ्रेज। सबसे पहले प्रोडक्शन हुई, मतलब कि मेरी इनकम जनरेशन स्टार्ट होगी। सेकंड मेरा क्या हुआ, अब मेरे को इनकम मिल गई। इनकम मिलने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, मैं खर्च करूंगा, उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर फ्रेज। क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर फ्रेज। हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड क्या करेगा, इसको खर्च करेगा। अब जब ये खर्च करेगा तो इसी फर्म के तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा ना, तो फर्म के पास दोबारा से क्या आ गया, दोबारा से फर्म के पास अब पैसा आ गया। हाउस होल्ड ने जब डिमांड करी, फर्म के प्रोडक्ट को खरीदा, दोबारा फर्म के पास पैसा आ गया, दोबारा ये फैक्टर सर्विसेज लेगा और दोबारा ये इसको इसी तरीके से पेमेंट देता रहेगा। ये है हमारा सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्टिन्यूस मोमेंट होती है किस चीज की, फर्स्ट मनी की एंड सेकंड गुड्स और सर्विसेज की। जो मनी की आपके कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है मनी फ्लो, और जो आपकी गुड्स और सर्विसेज की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो आपका कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है मनी और गुड्स और सर्विसेज के बीच में, अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड ऑल। ये एक्सप्लेन करता है कैसे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इकोनॉमी में। लेकिन अभी हमने ओनली फर्म का और हाउस होल्ड का इंटरेक्शन देखा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली आपको टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो के अंदर ही पढ़ना है। अदरवाइज आपका बीच में आ जाता है बैंक, और आपका आ सकता है गवर्नमेंट भी, साथ में आपका आ जाता है यहाँ पे फॉरेन सेक्टर। बैंक हाउस होल्ड से कुछ लेता है, हाउस होल्ड को कुछ देता है, फर्म बैंक से कुछ लेता है और बैंक को कुछ देता है। इस तरीके से जब आपकी अदर अदर सेक्टर्स जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका कंप्लीट सर्कुलर फ्लो। हमने ओनली टू सेक्टर फ्लो के बारे में अभी पढ़ा है। गॉट इट, यहां तक समझ में आया। रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, रियल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, मनी फ्लो मनी का फ्लो। देन फ्रेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, सबसे पहले प्रोडक्शन फ्रेज होगा, प्रोडक्शन फ्रेज को ही क्या कहा जाता है, जनरेशन फ्रेज। यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जनरेशन फ्रेज। देन है इनकम फ्रेज, जहां पे आपको इनकम रिसीव हो रही है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर फ्रेज, जहां पे अब तुम खर्चा
कर रहे हो। टू सेक्टर फ्लो आपका सिंपलेस्ट फ्लो है, जहां पे हाउस होल्ड सप्लाई करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की, और फिर उसे खर्च कर दिया जाता है। सिंपल जो हमने पढ़ा, ये जस्ट उसको वर्ड के अंदर बताया गया है, इसको एज इट इज तुम याद भी कर सकते हो। अब एक टर्म आती है मेरे पास, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है, नेशनल इनकम में इसका क्या काम है? देखो, वेरिएबल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? स्टॉक वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। क्या बोला? पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी वेल्थ कितनी है आज के टाइम पे, मेरी वेल्थ कितनी है? स्टॉक। फ्लो आपका पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। कहां पे? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम लाइक आपकी इनकम कितनी है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। लास्ट 2 साल में आपने कितनी इनकम जनरेट करी, दिस इज योर फ्लो। एक पूरे टाइम पीरियड, या 2012 से लेकर 2025 तक एक टाइम पीरियड हो गया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ 2025 में अभी मेरी आज की इनकम कितनी है, दैट इज माई स्टॉक। एक पॉइंट पे मेजर करा जाता है स्टॉक को, और एक टाइम पीरियड पे मेजर किया जाता है फ्लो को। इसीलिए फ्लो आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, एंड स्टॉक आपका स्टैटिक कंसेप्ट होता है। ये भी याद रखोगे, स्टॉक को आप स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हो एंड फ्लो को डायनेमिक। फ्लो क्या, स्टॉक क्या है? स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, स्टैटिक कंसेप्ट। फ्लो आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, डायनेमिक कंसेप्ट। इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैपन कॉन्टिन्यूअसली इज रिकॉर्ड एज पर यूनिट ऑफ डे। एक दिन में आपका कितना फ्लो हुआ है, आपका एक महीने में कितना फ्लो हुआ है, एक ईयर में कितना फ्लो हुआ है। केस स्टडी आती है इस पे, एग्जाम्पल ध्यान रखना। केस स्टडी आती है, ऑप्शन दे देंगे इसमें से क्या चीज आपकी फ्लो है, क्या चीज आपकी स्टॉक है। एक पर्सन की वेल्थ हमेशा उसकी स्टॉक होगी, एक पर्सन की इनकम हमेशा आपका फ्लो होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें ये था कि एक पर्सन की फैमिली इनकम 10,000, फैमिली इनकम जो वो 1 लाख रुपए है। किसकी बात करी थी? फैमिली इनकम की। इनकम चाहे इंडिविजुअल की बात हो, इनकम चाहे फैमिली की बात हो, इनकम हमेशा आपका फ्लो कंसेप्ट आएगा। समझ में आया? जो चीज मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे अगेन टेबल की फॉर्म एक्सप्लेन कर रखी है, इसको रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमें करना है वो पढ़ना है टेरिटरी के बारे में। अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा? फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टॉक एंड फ्लो के बारे में देखा, हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो देखा। ये दो कॉन्सेप्ट आपके मेजर थे, क्या? स्टॉक और फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। गॉट इट? अब आ जाओ नेशनल इनकम के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो हमने ये देखा नेशनल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपके नेशन ने कमाई है। देन नेशन मीन्स व्हाट? नेशंस मीन्स क्या? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी ने जो इनकम कमाई है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आती है, लाइक आपकी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिटीजन तो इंडिया का है, लेकिन वो बाहर कहीं काम कर रहा है, यूएसए में जाके रह रहा है 1 साल से ज्यादा, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? तो इन्हीं कंफ्यूजन को अब क्लियर करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कंट्री का वो एरिया, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्रीली ले सकते हो। कहीं भी जाके जहां पे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का फ्रीली टेक प्लेस कर सकते हो, उसको कहा जाता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया? अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा? विद इन द कंट्री पॉलिटिकल बाउंड्री। अगर आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, एक होता है जियोग्राफिकल एरिया, एक होता है पॉलिटिकल एरिया। अगर आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कोई लैंड है, कोई एयर स्पेस है,
कोई और वाटर है, लाइक हमारा इंडिया का है, इंडिया का जो ये वाला एरिया है ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है। इवन जो आपका डिस्प्यूट रहता है एक रिवर पे, कौन सा रिवर था मेरे को ध्यान नहीं है, चलो उस एग्जाम्पल को छोड़ दो फिर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जहां पे आप अपनी गवर्नमेंट एक्स्टेब्लिश कर सकते हो, उस एरिया के अंदर अगर कोई भी चीज है तो वो आपकी होगी, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रोड। इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया का कॉन्सुलेट्स है, इंडिया का मिलिट्री बेसिस है, वो इंडिया के सिटीजन है लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं। एम्बेसी लाइक आपकी आईएफआरएस, आईएफआरएस यूपीएससी के थ्रू आपका, यूपीएससी एक एग्जाम होता है यूपीएससी सीएससी का, उसके थ्रू आईएफआरएस फॉरेन सर्विसेज की आपको जॉब मिलती है। अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर किसी कंट्री के अंदर जाके, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। जहां पे आपका एम्बेसी रह रहा है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता है। देन नेक्स्ट आपका शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडिया। अब शिफ्ट एयरक्राफ्ट का तो काम ही ये होता है आज इस कंट्री में आज उस कंट्री में, उनका तो वर्क ही ये है। अगर शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया के किसी सिटीजन ने परचेज कर रखे हैं, उसका ऑन्ड है, या फिर वो इंडिया के अंदर ऑपरेट होते हैं, तो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। समझ में आया ये भी। नेक्स्ट है आपका ऑफ शोर ऑयल रिग्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। अगर कोई ऑयल रिग्स लाइक आपने पानी के अंदर अपना ऑयल रिग्स या ऐसा कोई कुछ भी बना रखा है कि आप यहाँ पे ऑयल को स्टोर कर सको, अब वो पानी के अंदर है, वो फ्लोट भी तो कर सकता है पानी में। अब वो फ्लोट करके बाहर चला गया, किसी और बाउंड्री में चला गया, तो वो आपके ऑयल रिग्स है, बेशक वो फ्लोट करके चला गया, वो आपका आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में बन जाए, वो आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगी। समझ में आया। नेक्स्ट क्या चीज नहीं आती, फॉरेन एम्बेसी, कोई दूसरी कंट्री का पर्सन आके, वो सिटी एम्बेसीज लाइक कोई दूसरी कंट्री का पर्सन आके इंडिया में रह रहा है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। लाइक फॉरेन शिप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे। ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर इंडिया के अंदर खुला हुआ है तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनता। इंटरनेशनल ऑफिसेज वाला जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका नॉर्मल रेसिडेंट। अब तक तो हमने पढ़ा कि टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंदर अगर इनकम जनरेट हो रही है तो वो मेरी इनकम बन जाएगी, मतलब मेरी नेशनल इनकम के अंदर आ जाएगी। अब पर्सन कोई ऐसा है जो कि सिटीजन इंडिया का है, देखो सबसे पहले मैं ये टर्म अगेन एंड अगेन यूज कर रही हूँ, सिटीजन और रेसिडेंट, इसके अंदर डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक पर्सन है सिटीजन, एक है रेसिडेंट। सिटीजनशिप होती है बच्चे आपकी बाय बर्थ। आप वैसे तो सिटीजनशिप के 5 मेथड हैं, 5 तरीके से आप किसी भी इंडिया का, सॉरी 5 तरीके हैं जिससे आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हो, लेकिन बेसिकली हमें देखना है बाय बर्थ। अगर आपने किसी कंट्री में जन्म लिया है तो आप वहां के सिटीजन हो गए। रेसिडेंसीशिप का कंसेप्ट आता है आपके फिजिकल अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि आप फिजिकली वहां पे अवेलेबल हो या नहीं, आप वहां पे रह रहे हो या नहीं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां है या नहीं। इंडिया का कोई ऐसा पर्सन है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो सिटीजन तो है कहाँ के, यूएसए का, लेकिन वो लास्ट 1 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है, 1 साल या उससे ज्यादा, मतलब वो पैसा अर्न भी यहीं पे कर रहा है और वो पैसा स्पेंड भी यहीं पे कर रहा है, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन दी कंट्री है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट नहीं है। तो रेसिडेंसीशिप का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, आप फिजिकली कहाँ प्रेजेंट हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे,
कि आप कहाँ पे पैसा अर्न कर रहे हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट वो इंडिविजुअल हो सकता है या एंटिटी। एंटिटी इंक्लूड आपकी कोई भी इंस्टीट्यूशन, आपकी कंपनी इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा स्टे कर रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपकी उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करने लग रही है, तो वो आपका नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर? सिटीजन लिविंग एंड वर्किंग इन द कंट्री, सिटीजन रह भी वहीं पे रहा है और वो काम भी वहीं पे कर रहा है। सेकंड, फॉरेन रेसिडेंट मोर देन वन कंट्री, कोई ऐसा पर्सन है जो कि फॉरेन का है लेकिन 1 साल से ज्यादा आपकी कंट्री के अंदर रह रहा है, वो काम के लिए रह रहा है, वो पढ़ाई के लिए रह रहा है, डजेंट मैटर, वो आपकी नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। इंडिया सिटीजन वर्किंग अब्रोड इन एम्बेसी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। क्या बताया है? इंडिया का सिटीजन वर्क कर रहा है अब्रोड की एम्बेसी के अंदर या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, ये कंडीशन मैंडेटरी है। इंडिया का सिटीजन वर्क कर रहा है किसी फॉरेन एम्बेसी के अंदर या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी वो मेरा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। स्टार मार्क कर लो इस पे। समझ में आया? क्या चीज नहीं आएगी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर? क्या चीज नहीं आती? कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है, कोई टेम्परेरी वर्कर है कि 2-4 महीने के लिए इंडिया के अंदर स्टे है। अगर फॉरेन टूरिस्ट का स्टे 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। किसी टेम्परेरी वर्कर का स्टे, किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय का स्टे 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो भी वो मेरा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है लेस देन 1 ईयर। समझ में आया? उसके बाद इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रोड मोर देन 1 ईयर, इंडिया का कोई ऐसा सिटीजन जो कि काम कर रहा है कहीं बाहर किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा, तो वो हमारा रेसिडेंट नहीं होगा। ये याद रख लेना एक्सेप्शंस के अंदर। समझ में आया? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है फैक्टर इनकम। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, देन हमने पढ़ा रेसिडेंट के बारे में कि डोमेस्टिक टेरिटरी कौन से एरिया की इनकम नेशनल इनकम में आएगी, किसके थ्रू अर्न करी हुई इनकम नेशनल इनकम में आएगी। अब आता है किस टाइप की इनकम नेशनल इनकम के अंदर आएगी। 2 टाइप की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है जो कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू मेहनत करके कमाई है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू मेहनत करके कमाई है, लाइक लैंड। लैंड से आपको क्या मिला है? लैंड से आपको रेंट मिला है, तो वो आपकी फैक्टर इनकम आ जाएगा। लेबर, लेबर को क्या मिला है? लेबर को कोई वेजेस मिली है, तो जो लेबर की इनकम होगी वो भी फैक्टर इनकम में आ जाएंगी। कैपिटल, कैपिटल मेरे पास, मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया है, मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिला है, वो भी मेरा फैक्टर इनकम के अंदर आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, एज ए बिजनेसमैन मुझे प्रॉफिट हुआ है, वो भी मेरा फैक्टर इनकम के अंदर आ जाएगा। तो फैक्टर इनकम क्या? फैक्टर इनकम वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न की गई है, इसको याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक जो कंसेप्ट आता है इसमें कंफ्यूज जहां पे बच्चे होते हैं वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मैं कह रही हूँ कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि मेहनत से कमाई है किसी ने। अब स्कॉलरशिप अगर बच्चे को मिल रही है तो उसने मेहनत तो करी है ना, आपके दिमाग का तो यूज हुआ है ना, मेहनत तो हुई है, तो स्कॉलरशिप तो आपकी फैक्टर इनकम होनी चाहिए। बट मैं कहती हूँ नहीं बेटा, स्कॉलरशिप आपकी ट्रांसफर इनकम होती है। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्कॉलरशिप के अंदर जो आपकी मेहनत यूज हुई है वो हुई है दिमाग की, लेकिन फैक्टर इनकम के अंदर सिर्फ वही इनकम इंक्लूड होगी जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न हुई है। दिमाग आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं आता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ही आता है ओनली। गॉट इट?
नेक्स्ट आपकी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, चलते चलते रिश्तेदारों ने पैसा दे दिया, पेंशन मिल रही है आपको, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, फ्री में कोई भी चीज अगर मिल रही है, क्या फ्री में कोई भी चीज अगर मिल रही है बिना कुछ मेहनत किए, वो ट्रांसफर इनकम होती है। गॉट इट। फैक्टर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। क्लियर। फैक्टर इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, ट्रांसफर इनकम मेरी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, ये भी याद रखना। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स आपकी दो टाइप की होती है मेन, फाइनल गुड्स और कंजप्शन। एक सेकेंड रुको, कहाँ बनाऊं ये थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ बना देती हूँ। यहाँ देखना, देखो गुड्स दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनल गुड, एक होती है इंटरमीडिएटरी गुड। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि फाइनली आपके प्रोड्यूस हो चुकी है, जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फाइनल गुड्स वो गुड्स जिसके ऊपर किसी फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फाइनल गुड्स आपकी दो टाइप की होती हैं, एक है फाइनल कंजप्शन गुड्स, एक है आपकी फाइनल कैपिटल गुड्स। क्या? फाइनल कंजप्शन गुड्स एंड फाइनल कैपिटल गुड्स। फाइनल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती है जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। फाइनल कैपिटल गुड वो गुड होती है जिसपे कोई प्रोडक्शन तो नहीं होनी, लेकिन इसको मैं यूज करता हूं प्रोडक्शन करने के लिए। ध्यान से सुनना अगेन, फाइनल गुड्स है तो मतलब प्रोडक्शन से तो बाहर निकल चुका है। फाइनल कंजप्शन जो कि फाइनली कंज्यूम कर लिया, रोटी खा ली, ब्रेड खा ली, कपड़े पहन लिए, इलेक्ट्रॉनिक यूज कर लिया, फर्नीचर यूज कर लिया, कार यूज कर ली, गाड़ी यूज कर ली, बस यूज कर ली, सब कुछ कंजप्शन है आपकी, फाइनली कंजप्शन। वहीं पे फाइनल कैपिटल गुड्स वो गुड्स जिसके ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, लेकिन जिसकी हेल्प से मैं प्रोडक्शन करूंगा। फाइनल कैपिटल गुड्स वो गुड्स जिसके उस गुड्स के ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, जिसकी हेल्प से मैं प्रोडक्शन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जोमेटो राइडर है, क्या है? जोमेटो राइडर है। जोमेटो राइडर ने बाइक परचेज की है, जोमेटो राइडर ने बाइक परचेज की, बाइक मेरी कंप्लीट एक गुड है, इसके ऊपर कोई दोबारा प्रोडक्शन नहीं, उसकी टायर भी लगे हुए, उसमें गेयर भी लगे, उसके ब्रेक भी है, फाइनल गुड्स बन गई। अब अगर वही बाइक मैं मेरे घर के लिए परचेज करता हूं तो वो बन जाएगी मेरी फाइनल कंजप्शन गुड्स। और वही बाइक अगर मैं जोमेटो राइडर परचेज करता है तो वो बन जाती है आपकी फाइनल कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसकी इस बाइक की हेल्प से दोबारा कुछ फर्दर प्रोडक्शन होगी। समझ में आया? नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी गुड्स आर अंडर द प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएटरी गुड्स अंडर प्रोसेसिंग, जिसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। इसको आप कह सकते हो लाइक आपका रॉ मटेरियल है अभी ये कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं बना है। अब ध्यान रखना, कोई भी गुड्स वो फाइनल गुड्स होगी, वो इंटरमीडिएट होगी, फाइनल कैपिटल होगी, फाइनल कंजप्शन होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस गुड्स के यूज पे, कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। सेम वही बाइक मेरी यहाँ पे थी, सेम वही बाइक मेरी यहाँ पे एज ए जोमेटो राइडर परचेज करी। अब ये बाइक मेरी कंजप्शन बनेगी या मेरी कैपिटल गुड बनेगी, वो किस पे डिपेंड किया? उस बाइक के यूज के ऊपर डिपेंड किया। समझ में आया ये कंसेप्ट भी? आ जाओ। फाइनल गुड्स फाइनली कंजप्शन और इन्वेस्ट, फाइनल गुड्स फाइनली कंज्यूम किया है या उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया है। मेरी बाइक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुई है, इससे मैं कुछ और पैसा जनरेट कर पाऊंगा, इसीलिए इसको फाइनल कैपिटल गुड। फाइनल कंजप्शन जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, फाइनल कैपिटल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज, फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंटरमीडिएटरी गुड्स
वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, अभी वो फाइनल गुड्स नहीं बनी है, लाइक रॉ मटेरियल है, आपका कोई कंपोनेंट है, लाइक आपका गियर है, ब्रेक है, आपने कंप्लीट बाइक रेडी नहीं की है, आपका आटा है जिसकी हेल्प से आप ब्रेड बनाने वाले हो, तो वो आटा आपका एक तरीके का इंटरमीडिएटरी गुड्स है। की डिफरेंस ध्यान रखना, जो मेरे इंटरमीडिएटरी गुड्स है वो मेरी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। इंटरमीडिएटरी गुड्स मेरी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता, फाइनल गुड्स मेरी नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। समझ में आया? द फाइनल गुड्स इंक्लूड इन जीडीपी, जो फाइनल गुड्स होती है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती है, वहीं पे जो आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स है वो आपकी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब हमें ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो, एक होती है नेट वैल्यू, इसको छोड़ जाओ, पूरे को भूल जाओ, सीधा नेशनल इनकम के एग्रीगेट जो हमारा चैप्टर थर्ड उसी पे चलते हैं। नेशनल इनकम के आपके 4 एग्रीगेट्स होते हैं। एक सेकंड रुको, मेरे को स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये वे टॉपिक समझाने के लिए 1 मिनट तो। यस, देखो 4 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, फर्स्ट एग्रीगेट, सेकंड एग्रीगेट, थर्ड एग्रीगेट एंड फोर्थ एग्रीगेट। क्या क्या होते हैं, कोई भी वैल्यू या तो ग्रोस वैल्यू होगी या नेट वैल्यू होगी, या तो नेशनल प्रोडक्ट्स होंगे या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे। ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पे थर्ड एग्रीगेट आपका प्रोडक्ट ही होगा, फोर्थ एग्रीगेट या तो मार्केट प्राइस होगा या आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी। समझ में आया? अब देखो, इससे हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। कितने एग्रीगेट बनते हैं? 8। बढ़ाओ, सबसे पहले ग्रोस को पकड़ो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस का नेशनल से भी हो गया, ग्रोस का मैं डोमेस्टिक से भी कर चुकी हूं, ठीक है। इस ग्रोस का अब बनाओ फैक्टर कॉस्ट से हो गया, अब इस ग्रोस का बनाओ मार्केट प्राइस से, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक, एक सेकेंड, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने इस मार्केट प्राइस को भी ले लिया ग्रोस का, इसके साथ भी अब कुछ नहीं बनेगा, इसके साथ भी नहीं बनेगा, इसके साथ भी नहीं बनेगा, इसके साथ भी नहीं बनेगा, 4 एग्रीगेट निकल गए। अब 4 निकलेंगे मेरे नेट के, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निकल गए। नेशनल के साथ अब मेरा कोई नहीं बनेगा, नेट और नेशनल दोनों हो गए। अब आ जाओ नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मेरा नेट डोमेस्टिक में भी हो गया, नेट नेशनल में भी हो गया, मतलब फैक्टर कॉस्ट भी कट गया। अब आ जाओ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक मेरा फैक्टर कॉस्ट के साथ भी आ गया, मार्केट प्राइस के साथ भी आ गया, मतलब ये भी कट गया। ये हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं किसके? नेशनल इनकम के। चलो अब देखते हैं इन एग्रीगेट्स को आप इंटरचेंज कैसे कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई ग्रॉस वैल्यू दे रखी है तो आप नेट पे कैसे जाओगे, या कोई नेट वैल्यू दे रखी है ग्रोस पे कैसे जाओगे। देखो, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होती है आपकी NNPFC। हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन एक्चुअली के अंदर इन तीनों में से किसी से भी आपकी NNPFC नहीं निकलती।
आपकी वैल्यू एडेड से GDPFC निकली, आपने वैल्यू एडेड मेथड सीख लिया, अभी हम वैल्यू एडेड आगे करेंगे, डोंट वरी। वैल्यू एडेड से आपकी GDPFC निकली, तो आप ये GDPFC से NNPFC पे कैसे जाओगे? तो आपको सबसे पहले ग्रोस को नेट में चेंज करना होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना होगा, जब भी तो NNPFC पे जा पाओगे ना। तो अब ये एग्रीगेट्स को इंटरचेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपको दे रखी है ग्रोस वैल्यू, आपको जाना है किस पे? नेट पे। ग्रोस दे रखी है, एक सेकेंड प्लीज, इसको रहने दो, इसको लिखो। आपको नेट वैल्यू दे रखी है, आपको ग्रोस निकालनी है, ग्रोस निकालनी है, नेट दे रखी है। मेरे को ये बताओ, कोई भी चीज नेट ज्यादा होगी या ग्रोस ज्यादा होगी? नेट का मतलब क्या है कि प्लस माइनस सब कुछ करके एक्चुअली नेट वैल्यू दे दी, तो नेट वैल्यू तो आपकी कम होती है ना हमेशा। तो जब आपको ग्रो नेट दे रखी है और ग्रोस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाता है, डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। वहीं पे अपोजिट नेट वैल्यू नेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ग्रॉस वैल्यू आपकी दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। नेट वैल्यू दे रखी है 10, डेप्रिसिएशन है 2, ग्रोस आ गई आपकी 12। ग्रोस वैल्यू दे रखी है 8, डेप्रिसिएशन है 3, नेट वैल्यू आ गई आपकी 5। ग्रोस दे रखी है, नेट निकालनी है, माइनस कर दो। नेट दे रखी है, ग्रोस निकालनी है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। एक एग्रीगेट चेंज करना आ गया, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रोस। आगे आ जाओ, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। इसके लिए आता है NFIA। ये NFIA क्या है, पहले इसको समझो। NFIA है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम आपकी कितनी आई है अब्रोड से। अब ये क्या है, कुछ पर्सन आपके ऐसे होंगे जो कि इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, तो इंडिया के सिटीजन के पैसा बाहर गया। वहीं पे कुछ ऐसे होंगे जो किसी और कंट्री के सिटीजन हैं लेकिन रेसिडेंट इंडिया के हैं, तो वो इंडिया के अंदर पैसा कमा रहे हैं, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर आ जाएगा। तो जो बाहर के हैं उनको माइनस कर दो और जो इंडिया के अंदर है उनको प्लस कर दो, तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। ये नेट वैल्यू का हम आगे फॉर्मूला भी देखेंगे जब हम नेशनल इनकम का मेथड करेंगे ना, जब हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो अभी इसको सिर्फ इतना ही समझो। सिर्फ मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आपको NFIA की जरूरत पड़ती है। जैसे ग्रोस टू नेट, नेट टू ग्रोस के लिए आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी, सेम इसी तरीके से क्या है हमारा, एक है नेशनल कॉन्सेप्ट, एक है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। आपको नेशनल निकालनी है, डोमेस्टिक दे रखी है, आपको डोमेस्टिक निकालनी है, नेशनल दे रखी है। चेंज आएगा किसमें? NFIA में। अब बताओ प्लस कहां पे करोगे, माइनस कहां पे करोगे? एक पॉइंट और यहां पे इसको हाईलाइट करके लिख लेना, NFIA जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना, कैसे ये आगे हम सीखेंगे। डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है नेशनल, ऑफ कोर्स नेशनल ज्यादा होगी ना, तो नेशनल निकालनी है तो डोमेस्टिक में प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालनी है तो नेशनल में से NFIA को माइनस कर दो, सिंपल। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जा सकते हो। कहां पे बनाऊं, एक सेकेंड रुको भाई, ठीक है। अब आ जाओ क्या, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। इसमें जो आपका चेंज आता है वो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस ज्यादा होगा या फैक्टर कॉस्ट? देखो फैक्टर कॉस्ट तो आपका वो कॉस्ट होता है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चर हुआ है। मार्केट प्राइस आपका वो प्राइस होता है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। मैन्युफैक्चरर प्राइस आपका हमेशा कम होता है, मार्केट में तो हम प्लस में प्रॉफिट को भी लेंगे ना, तो मार्केट प्राइस मेरा ज्यादा होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये बताओ प्लस कौन सा हो गया, माइनस कौन सा हो गया? मैंने ये बता दिया फैक्टर कॉस्ट आपकी हमेशा कम होती है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, जब भी तो फैक्टर कॉस्ट आएगी। वही मैंने बताया मार्केट प्राइस के अंदर प्रॉफिट भी जुड़ जाता है, तो आपका मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करोगे तभी आपकी ये अमाउंट आएगी। क्लियर? ये थे आपके नेशनल इनकम के 9 एग्रीगेट्स। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबी होगी। नेक्स्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।